नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं मीडिया गुरु केजी सुरेश। केजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केजी सुरेश जी किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, पर आपको मोटे तौर पर बता दें कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पीटीआई से की थी और उसके बाद तमाम टीवी चैनलों में रहे, दूरदर्शन में रहे, फिर आईआईएमसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के डीजी रहे, फिर माखनलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और अब जैसे मीडिया गुरु हैं। तमाम शिक्षकों जो पत्रकार से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको शिक्षा देते हैं और जो शिक्षक हैं उनको भी शिक्षा देते हैं। तो आज हमारा ये पॉडकास्ट केजी के साथ है और उनके बारे में, उनकी जो पूरी यात्रा है उसके बारे में जानेंगे और जो मीडिया में इस वक्त जो कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो केजी सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो शुरुआत मेरे ख्याल से यहाँ से करते हैं कि आप खुद ही बताइए आपकी शुरुआत मीडिया में कैसे हुई। मेरी शुरुआत तो बचपन में मेरे पिताजी को अखबार पढ़ते हुए देखकर हुई और उनका बहुत ही ऐसे अखबार पढ़ते थे कि जिसको हम कहते हैं हेडलाइन से लेकर प्रिंट लाइन तक, और कलम लेके पढ़ते थे और जो जो महत्वपूर्ण है सबको अंडरलाइन करते थे। अब अपने को भी उत्सुकता हुई कि ये पापा कर क्या रहे, और वहाँ से लेकर लेटर टू द एडिटर लिखना शुरू किया। वो छपने लगा नाम के साथ तो एक नशा अजीब सा आने लग गया कि भाई ये आ गए। हालांकि बाद में पिताजी को इस बात का जो है दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ कि वो क्योंकि सरकारी जॉब में थे, वो चाहते थे कि मैं भी सरकारी जॉब में आऊँ, लेकिन मेरी उसमें बिल्कुल रुचि नहीं रही और मैं पत्रकार शुरू से ही बनना चाहता था। और पत्रकारिता मेरे लिए कोई विकल्पहीनता की स्थिति में चयन नहीं था, बल्कि मेरा एकमात्र विकल्प था पत्रकारिता करना। और उन दिनों तो कोई डिप्लोमा डिग्री की आवश्यकता नहीं थी और मैंने अपने पढ़ाई के बाद ही मैं छोटे मोटे अखबारों में, पत्रिकाओं में काम करने लगा, कई जगह फ्रीलांस करने लगा और बाईलाइन आते थे और कुछ पैसे भी आ जाते थे। मुझे तो ये लगता है कि 4-5 साल तो मैंने सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में गुजारा। तथाकथित जो अब ये हम मुख्य धारा की मीडिया कहते हैं उसमें तो मैं आया ही नहीं 4-5 साल तो। लेकिन बाद में पीटीआई में एक वैकेंसी निकली, मैं उधर गया तो वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई वो मेरे जीवन को पूरा परिवर्तित कर दिया। पीटीआई में इतना एक्सपोजर मिला, मैं समझता हूँ कि मुझे कहने में लेश मात्र भी संकोच नहीं है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका श्रेय पीटीआई को जाता है। पीटीआई ने मेरे अंदर के एक बालक जो संकोची था उसको खोल दिया पूरी तरीके से, दुनिया से बात करने की हिम्मत दी। क्राइम रिपोर्टर से मैंने शुरू किया था, सिविक रिपोर्टिंग किया, विधानसभा किया, उसके बाद नेशनल ब्यूरो में आया, नेशनल ब्यूरो में प्रिंसिपल बना, स्पेशल बना, फिर चीफ पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट बना और प्रधानमंत्री कार्यालय, उपराष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति के साथ बाहर जाना। फिर मुझे लगा कि मुझे सभी विधाओं को समझने की आवश्यकता है, तो मैंने फिर पीटीआई छोड़ा और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया। मैंने कई चैनल, एक पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन टीवी था, उसका साउथ एशिया ब्यूरो चीफ के नाते पहले शुरू किया, उसके बाद एशियानेट में गया, जी में गया और उसके बाद मैं दूरदर्शन का संपादक बना। लेकिन इस बीच में रोशन जी, मैं 1998 से मेरे दोस्तों के कहने पर मैं जाके क्लास लेता था। अच्छा, उस वक़्त मैं ईमानदारी की बात बताऊं आपको कि मेरा उद्देश्य सच में कोई क्लास लेने का नहीं था। मैं अपना वक्त जो है प्रेस क्लब में और बाकी जगह जाया नहीं करना चाहता था फालतू की राजनीति चर्चा करके। मुझे लगता था इसका सदुपयोग करना चाहिए और सचमुच घर में ज़रूरत भी थी, तो मेरे लिए वो एक एक्स्ट्रा इनकम का एक मार्ग था। और मुझे लगता है वो भी शायद ले देकर एक विद्या भवन होता था और दूसरा नहीं, तब अंबेडकर कॉलेज में उन्होंने शुरू कर दिया था पढ़ाई, है ना। और मैंने अंबेडकर कॉलेज से शुरू किया पढ़ाना, तब ये गीता कॉलोनी में होती थी, है ना। तो वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया और वहाँ से फिर मैंने धीरे धीरे, तभी एक नोएडा में परिसर होता था माखनलाल विश्वविद्यालय का, उन्होंने वहाँ बुलाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद आईआईएमसी में मैं पढ़ाने लग गया, वो भी 98 के करीब ही, 1998 से मैं पढ़ाने लग गया। लेकिन धीरे धीरे जो सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा बक्स के लिए जो यात्रा शुरू हुई, वो धीरे धीरे एक पैशन में परिवर्तित हुआ।
और मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने देखा कि मैं सबसे लोकप्रिय टीचर होता था, मेरे क्लास में 100% अटेंडेंस होते थे। मुझे वहाँ के लोग कहते थे कि सर प्रशासन को अगर सभी बच्चों को एक साथ देखना है तो वो कहते थे कि भाई हफ्ते में जो केजी सुरेश जी के 2 क्लास होते हैं उसमें 100% अटेंडेंस होता है। उसका और कोई कारण नहीं था कि मैं कोई मतलब कोई जादूगर था, या मैं प्रायोगिक बात, क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री में था और मैं उनको इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कैसे रिपोर्टिंग करना है, क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग करना है, पार्लियामेंट रिपोर्टिंग कैसे करना है, क्योंकि मैं खुद करते थे, जो आपका अनुभव था वो तो बताते वो मैं उनके साथ मैं साझा करता था। तो इसलिए उनके बीच में अच्छा उनको किताबी बातें, थ्योरी, उससे वो ऊब चुके थे और वो मेरे अंदर एक फिर वो मैं टाइम निकालने लगा। हालांकि समय के साथ साथ वेतन आयोग आए, हम लोगों का जो वेज बोर्ड्स आए, तो उसके बाद हम सबका मतलब जो तनख्वाह है उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ और सम्मानजनक ये हुआ, वृद्धि हुई, है ना। तो अपने पास गाड़ी भी रखने लग गए, पहले बसों में जाते थे फिर गाड़ी रखने लग गए, है ना। लेकिन इसके बावजूद ये काम नहीं छोड़ा। कहते कि नहीं, मुझे पढ़ाना है और जो मुझे समाज को कुछ वापस देना है और युवा पीढ़ी को कुछ सिखाना है। लेकिन ये आगे चल के मेरा जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ये 2014 की बात है, जो 2016 की बात है, तब मैं दूरदर्शन में संपादक था, वरिष्ठ सलाहकार संपादक था। और उस वक्त एक विज्ञापन निकला भारतीय जनसंचार संस्थान में महानिदेशक, और उन्होंने पत्रकारिता में अनुभव मांगा था 25 वर्ष का, और कुछ मांगा नहीं था, और थोड़ा बहुत प्रशासनिक अनुभव, और मैं दूरदर्शन का संपादक तो था ही। तो मैंने उस नाते मैंने अप्लाई किया और काफ़ी लोग थे, मुझे आज भी याद है उसमें तत्कालीन INB के सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव थे, राजेश शर्मा जी थे, शोभन दास गुप्ता जी थे बोर्ड में, इंटरव्यू बोर्ड, हाँ, और काफ़ी लोग आए थे इंटरव्यू में। लेकिन मेरे पक्ष में अगर कोई बात गई तो वो है कि मैं IMC में पढ़ाता था। वो उन्होंने कहते कि ये व्यक्ति इस संस्था को जानता है। उन्होंने मुझसे पूछा आपका इस संस्था को लेकर विजन क्या है। तो मैं क्योंकि संस्था को इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई नो इट लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। तो मैं संस्था का एक एक कमजोरी और उसकी क्षमता दोनों को जानता था। तो मैंने उनको बताना शुरू किया, तो वो प्रभावित हुए। तो बाकी मेरा अनुभव भी था, और खैर मुझे वो अवसर मिला और मैं वहाँ, और फिर मैंने ये तय कर लिया कि अब मेरा जीवन में अब जो मुख्य धारा का संपादक या एक व्यक्ति क्या चाहता है, जब वो पत्रकार बनता है तो उसकी एक इच्छा होती है भाई वो संपादक बने, वो मैं बन गया था। तो मैंने कह दिया कि अब मैं मीडिया शिक्षा की तरफ जाऊँगा। IMC में बड़ा यादगार मेरा टेन्योर रहा। बिल्कुल, तो मैं ये IMC के बारे में आपसे बाद में पूछूंगा। पहले मैं आपको ये पत्रकारिता की यात्रा, पत्रकार की यात्रा पर मैं आपसे आगे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं और जो युवा पीढ़ी है वो आपको जरूर सुनना चाहेगी, क्योंकि आपका अनुभव दोनों जगह है जी। आपने प्रिंट में काम किया जी, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक में आपने शिफ्ट किया जी। आपका जो दौर था उसमें प्रिंट का जलवा होता था जी, यानी प्रिंट का मतलब हो गया कि अगर पत्रकार नहीं आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। नहीं साहब, खासकर मैं तो PTI में था। हाँ, और PTI के बगैर तो मतलब प्लेन टेक ऑफ नहीं होती थी VIP। मुझे याद है कि जब आडवाणी जी उसमें उप प्रधानमंत्री थे और जब कोई खबर आती थी हमको बाद में आती थी, पहले आपको पूछते थे सुरेश जी को पहले खबर दो, फिर आपको। और हर शनिवार को मतलब हर शनिवार वो बाहर जाते थे, तो मैं जरूर रहता था उनके BSF के फ्लाइट में, प्लेन में हम लोग जाते थे, हर शनिवार रविवार हम लोग बाहर निकल जाते थे, तो मैं जरूर रहता था। और फिर वो हर बार किसी और पत्रकार को मौका देते थे, मैं भी प्रिंट से, मैं भी कई बार उनके साथ बदल के जो है, लेकिन हम परमानेंट जाते थे। तो वो यात्रा, उसके बाद जब वो टीवी में आप गए, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए, वो अनुभव कैसा रहा? मतलब प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक जाने का। देखिए, प्रिंट में मैं जब सैचुरेशन पॉइंट एक तरह से भाई मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय भी कवर कर लिया, अब यही करना है अगले 10-20 साल, तो कुछ नवाचारी मैं हमेशा से रहा हूँ, कुछ नया किया जाए, और इस उद्देश्य के साथ मैं वहाँ गया। मैं सीनियर रोल में ही रहा, चाहे जी में रहा, एशिया नेट में रहा, और बाद में दूरदर्शन में रहा। लेकिन मैंने ये देखा कि वो समय आ चुका था, जब एक समय था जब हमारी एजेंसी ब्रेक करती थी न्यूज़। हम उस दौर में आ गए जहाँ हम एजेंसी में टीवी चैनल मॉनिटर करते थे।
और टीवी चैनल ब्रेक करने लगे। हाँ, ये धारा बदल गई। ये परिवर्तन हो, हाँ। जिसको हम अपने कम्युनिकेशन थ्योरी में हम पढ़ाते हैं एजेंडा सेटिंग थ्योरी। हाँ, तो ये जो एजेंडा जो है वो पहले हम लोग तय करते थे, पहले पीटीआई तय करता था, है ना, लेकिन अब टीवी करने लगे। टीवी करने लग गई। हाँ। और मुझे तो याद है रात रात को मेरे संपादक पीटीआई में मुझे आखिरी दौर में मुझे फोन करते थे और कहते अरे केजी आप कहाँ हो? मैं घर पहुंच गया। अरे देखो यार इस फलान चैनल में तो ये आ रहा है। हाँ। तो उनके अनुसार हम चलने खबर लगे। चलाने लगे। और तो फिर हमें लगा कि यार अब तो अगर वही ब्रेक कर रहे हैं तो फिर वहीं जाएंगे ना, तो फिर तो वहां गए। लेकिन वहां पहुंच के जब तक हम संपादक बने वो दौर शुरू हो गया जहां टीवी वाले सोशल मीडिया की तरफ देखने लग वो गए, डिजिटल की तरफ आ तो गए। डिजिटल वाले जो है वो ब्रेकिंग न्यूज वो देने breaking लग news गए। देने लगे। हम लोग मॉनिटर करने लग गए कि क्यों, क्योंकि तब तक देश में प्रधानमंत्री भी एक ऐसे व्यक्तित्व आ गए जो पत्रकारों से नहीं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से सीधे जो है सीधे संवाद हाँ, करते उन्होंने थे। चाहे वो मन की बात हो, हाँ। मन की बात भी मैं जब दूरदर्शन में था तभी शुरू हुई थी। हाँ। और उसके बाद चाहे आपके ये हो उनका ट्विटर बाद हाँ। में एक्स जो बना, हाँ। उसके माध्यम से वो सीधे सीधे संवाद सीधे करते रहे। तो हमें लगा कि हम सब फिर वो मॉनिटर करने लग गए, हाँ, है ना। वहाँ क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये कि भाई सोशल मीडिया में बड़े बड़े भाई हमारे प्रधानमंत्री ने जब नेपाल में भूकंप हुआ, मुझे अभी भी याद है कि मोदी जी ने सबसे पहले ट्वीट किया, बिल्कुल। और बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री और भी आपको याद हो कि जिसमें सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी और हाँ। वो इलाज कराने के लिए हाँ, गई, हाँ। तो वो ब्रेक खबर भी मोदी जी ने की थी। मोदी जी ने की थी उन्होंने और ट्वीट किया था। और मुझे अभी भी याद है, आपको याद होगा सुषमा जी जब विदेश मंत्री थी, हाँ। इतने लोगों को पासपोर्ट और दुनिया भर की समस्याएं होती थी, वो सुषमा जी ट्विटर को के माध्यम ट्वीट से। करते थे, हाँ। ट्वीट के माध्यम से वो समाधान निकालते हाँ, थे, और वही हमारे लिए खबर है ना, बन जाती थी। बिल्कुल। दूसरा शायद सुरेश प्रभु थे रेल मंत्री, हाँ। और रेल में मतलब ऐसे घटनाएं भी सामने आई जब एक बच्चे को ट्रेन में दूध नहीं मिला तो माँ ने ट्वीट कर दिया और रेल मंत्री को, उसको दूध मिल गया। और स्टेशन में स्टेशन मास्टर दूध लेके खड़ा हुआ था। बिल्कुल, ये भी हमने देखा। ये भी देखा। तो ये सोशल मीडिया की पावर हमने देखी। जी, जी, जी। ये बताइए, अब आप प्रिंट को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहाँ देखते हैं? आज इतना बड़ा बदलाव हो गया, एआई का जमाना आ गया, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों को बताइए, इनका भविष्य क्या है? जी देखिए, प्रिंट, मैं भारत के बारे में बताऊं, भारत इतना बड़ा एक हमारा फलक है जहां बैलगाड़ी अभी भी चलती है और सबसे महंगी गाड़ियां भी चलती है, रॉकेट भी हम भेजते हैं, है ना। तो भारत में तो अखबार अभी भी चलेगी, लेकिन हाँ जो युवा पीढ़ी है वो अखबार भी अगर पढ़ रही है तो वो ऑनलाइन पढ़ रही है। तो अखबारों को अपने आप को रीइन्वेंट करना होगा। अखबार की विश्वसनीयता आज भी बनी हुई है, आज भी प्रिंट की विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा। और हमने कोविड के समय में देखा जिस तरीके से अफवाहें, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाया गया, उसमें लोगों का भरोसा जो है वो अखबार प्रिंट पर ही है कि भाई प्रिंट में अगर छपा है, क्योंकि क्या है सोशल मीडिया में आप डाल के डिलीट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में आपने चला दिया उसके बाद विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक बार प्रिंट में छप गया तो वो छप गया, वो इतिहास बन गया। आज भी जो गेट कीपिंग जिसको हम शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, चेकिंग, क्रॉस चेकिंग, वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन, ये जो परंपरा है आज भी कायम है, तो वो प्रिंट मीडिया में कायम है। डेस्क एक मजबूत है ना, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना, ये आज भी है। तो मीडिया की, प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता चाहे माध्यम ऑनलाइन हो, उसका विश्वसनीयता बनी रहेगी। दूसरा, प्रिंट मीडिया भी अब अपने आप को एआई जैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कस्टमाइज्ड कंटेंट प्रदान करने लगा। यानी कि आपको अगर स्पोर्ट्स में रुचि है तो वो स्पोर्ट्स ही आपको देने लग गया है ना, वो भी अब आपको रील्स देने लग गया है, वो भी अब आपको जो है यूट्यूब फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट में देने लगा है। तो अखबार भी अब जो है वो जो पहले का कॉन्सेप्ट था प्रिंट में ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक में ही होगा, ऐसा न रहकर आज हम कन्वर्जेंस मीडिया की बात कर रहे हैं। यानी कि कन्वर्जेंस मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आपको वीडियो भी मिलेगा, ऑडियो भी मिलेगा, पॉडकास्ट भी मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको प्रिंटेड वर्जन, टेक्स्ट वर्जन वाले स्टोरी भी मिलेंगे, है ना। तो ये जो कन्वर्जेंस हो गया,
और डिजिटल में दोनों मिलेंगे, ऑडियो वीडियो, और तो पॉडकास्ट भी उसी में है, यूट्यूब भी उसी के माध्यम से, और टेक्स्ट भी उसमें है ना, आ गया है। टेक्स्ट भी उसी में है बिल्कुल। ना। बिल्कुल। तो अब हम कन्वर्जेंस मीडिया की तरफ जा रहे हैं क्या, आ चुके हैं हम। मुझे अच्छा बताइए, जी। अभी जो राइटर इंस्टीट्यूट है उसकी रिपोर्ट आई, आपने भी शायद पढ़ी हो। उसमें ये कहा गया कि पूरी दुनिया में जो खबरों की तरफ लोगों का रुझान है वो कम हो रहा है, और उसका रीज़न ये है कि जो फेक न्यूज़ और जो डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन है, उसका प्रसार ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए जो खासकर जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने अखबार या टीवी चैनलों को देखना बंद कर दिया, यानी समाचार ही नहीं देख रहे हैं, वो दूसरी चीज़ें देख रहे हैं, एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, या पैसे कैसे कमाए जाएं, या टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं। इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं सहमत तो हूँ, एक उदासीनता तो स्पष्ट दिखाई देता है, और मैं इसलिए भी सहमत हूँ क्योंकि मैं पत्रकारिता के विद्यार्थियों में ये उदासीनता देखता हूँ, क्योंकि मैं 2 देश के प्रमुख संस्थाओं का मुखिया रह चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वो बड़ा चिंता का विषय है। क्या है, ये लोकतंत्र के लिए भी उपयुक्त नहीं है ये उदासीनता, क्योंकि अगर हम राजनीति से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, ये भी नहीं होना चाहिए, हमको ऑब्सेशन भी नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन साथ ही उदासीनता भी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। राजनीति में जो होता है, आर्थिक जगत में जो होता है, इन सब से हमारे जीवन में भी फर्क पड़ता है। वो हमारे महंगाई दरों को होगा, हमारे जो है खरीदारी पर प्रभावित करेगा, हमारे जीवन शैली को प्रभावित करेगा। तो इसलिए इन सब विषयों से जो मुंह मोड़ लेना और सिर्फ सतही कंटेंट, सुपरफिशियल कंटेंट पर जो थोड़ी देर हंसा देगा, कोई जोक सुना दिया, कोई रील चला दिया, वो कह रहे हैं कि आज आधा देश रील बना रहा है, आधा देश रील देख रहा है। ये जो प्रोज्यूमर वाला कल्चर आ गया, जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक ही है। बिल्कुल। पहले प्रोड्यूसर अलग था और कंज्यूमर अलग था। अभी आज हो गया, मैं ही रील भी देख रहा हूँ, मैं ही रील बना रहा हूँ। तो ये जो आ गया है, और ये जो नागरिक पत्रकारिता के नाम पर जो परोसा जा रहा है, यानी कि हर व्यक्ति जो मन में आए, हाँ, वो अपना न्यूज़ दे रहा है, ये इसके कारण विश्वसनीयता पर जरूर फर्क तो पड़ा है। क्यों? क्योंकि लोगों को अब लगने लगा कि भाई जो मर्जी मुंह में उठाए कुछ भी कह देते हैं, वो कहाँ तक सच है। अब नागरिक पत्रकारिता की हम बात करते हैं क्या? नागरिक इंजीनियर की बात करते हैं क्या? नागरिक डॉक्टर की बात करते हैं क्या? फिर पत्रकारी क्यों? पत्रकार तो ट्रेंड, प्रशिक्षित एक पेशा है। हाँ, मतलब है ना, कहीं उस पर बैरियर होना चाहिए था, है ना। तो मैं समझता हूँ कि कुछ तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय होना चाहिए, और एक नेशनल मीडिया रजिस्टर होना चाहिए। जैसे आप लॉ के लिए विधि में आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको लाइसेंस जारी करती है, आपका नेशनल मेडिकल कमीशन आपको लाइसेंस जारी करती है, तभी आप डॉक्टर का प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पत्रकार कोई भी घर बैठे वीडियो खोल के बैठ जा रहा है, मोबाइल आ गया, मोजो के नाम पर जो है ना, कुछ भी कर रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं एक निरंकुश हो गया है ये। इस पर कुछ नियमन, मैं नियंत्रण का पक्षधर नहीं हूँ, नियमन का होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी एक और रिपोर्ट आई है, आपके जो जितने हमारे जो टीवी चैनलों के वेबसाइट हैं, तो उन्होंने एक डिजिटल न्यूज़ प्रोड्यूसर एसोसिएशन बना रखी है। उस एसोसिएशन की भी रिपोर्ट आई है कि करीबन हमारे देश में, केवल हम हिंदुस्तान की बात करें तो जो ऑनलाइन मीडिया, जो ऑनलाइन समाचार पढ़ रहे हैं लोग, उनकी संख्या बढ़कर 56 हो गई है, और जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू भी लगभग 60% अब ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि हम सब लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मजबूरी भी है ऑनलाइन की तरफ जाना है, लेकिन हमारा जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो ऐसा लग रहा है कि इनका अस्तित्व तो खतरे में है? देखिए, पश्चिम में भी अगर आप देखेंगे तो कई अखबार बंद हो गए, है ना। न्यूज़ वीक का मिसाल दिया जाता है, और भी कई अखबार जो है बंद हो गए, ऑनलाइन हो गए, कई तो ऑनलाइन हो गए। हमारे देश में भी ऑनलाइन हो गए हैं कई। तो आपने देखा DNA किस तरीके से ख़त्म हुआ। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बड़े मीडिया घरानों को छोड़ दीजिए, छोटे अखबारों के लिए सरवाइव करना, जब तक उनको या तो शासकीय समर्थन मिले या सामाजिक समर्थन मिले। हमारे देश में एक सबसे बड़ी कमी है कि हमारे यहाँ टेलीविज़न हो या प्रिंट हो, हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं चलता है।
हाँ सक्सेस हमारा टीवी जो है FTA मॉडल पर चलती है, फ्री टू एयर। क्रिएटिव जैसे ही आप पेड कर देते हैं लोग देखना बंद तो लोग देखना बंद कर ऐसे ही अखबारों की भी जो वेबसाइट और यही है 5 रुपए में आप चाहते, एक अखबार का प्रोडक्शन कॉस्ट 25 से 30 रुपए है, हाँ लेकिन आप देते हैं 5 रुपए। दुनिया में एकमात्र प्रोडक्शन मतलब एक प्रोडक्ट होगा जहां आपका प्रोडक्शन कॉस्ट 30 रुपए का है, लेकिन आपको बेचा जा रहा है 5 रुपए में। उस 5 रुपए में भी आप समझ लीजिए जो वेंडर है, हाँ, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें आपके 2-3 रुपए निकल गए। तो यानी कि आपके 40 रुपए में आपका 38 रुपए की व्यवस्था वो जो है वो बाहर से कोई कर रहा है ना, चाहे वो विज्ञापन दाता हो, चाहे वो प्रायोजक हो। तो हम उस प्रेस से हम स्वतंत्रता कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वो प्रेस तो फिर आपकी भाषा तो नहीं बोलेगा, वो उस 38 रुपए देने वाले की या 28 रुपए देने वाले की भाषा की बात करेगा, उसके हित की बात करेगा। फिर हम शिकायत करते हैं कि मीडिया हमारी बात नहीं करती। हम पॉपकॉर्न मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस देश में एक बड़ा बहुसंख्यक समाज है जो अफोर्ड नहीं कर सकती है, लेकिन एक ऐसा समाज भी है जो सिनेमा हॉल में जाते हैं, 2000 का टिकट खरीदते हैं, 1000 का पॉपकॉर्न खाते हैं, 1000 का जो है बर्गर और चाय पीते हैं, है ना। तो क्या अगर आप पॉपकॉर्न पर 500 रुपये खर्च कर सकते हैं तो क्या महीने में आप 500 रुपये अखबार के लिए नहीं खर्च कर सकते हैं? क्या 1000 रुपये खर्च नहीं कर? यानी कि हम अगर 10 रुपये भी देने का या 20 रुपये देने का अगर हम नहीं क्षमता रखते हैं तो फिर आपको शिकायत करने का भी नैतिक अधिकार नहीं है कि हम जो है। अब देखिए फ्री टू एयर हमको चाहिए, केबल बंद ही किस लिए हुआ? हाँ क्योंकि कोई पैसा नहीं देना चाहता था, है ना। पहले हमने शुरुआत में केबल वालों को, अब सबने क्या किया, ये नेट ले लिया, इंटरनेट कनेक्टिविटी। उसमें वो तो अब पैकेज तो फ्री इवन आपका वो भी नहीं आता है, DTH भी अब धीरे-धीरे सभी ऑलमोस्ट वो जो है घाटे पर चले घाटे पर जाने। क्यों? क्योंकि अब सबने जो है आपका डेटा ले लिया, डेटा से घर का फ़ोन चल जाता है, लैपटॉप चल जाता है, टीवी चल जाता है, तो फिर डेटा पैकेज में ही सारा कुछ हो गया। लेकिन अब इस पे जो मुख्य सवाल आता है कि विश्वसनीयता का, क्रेडिबिलिटी। जैसे आपने भी कहा कि नागरिक पत्रकारिता के चक्कर में हर आदमी पत्रकार बन गया है, लेकिन उससे खबरों की विश्वसनीयता चली गई है। उसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं आज एक सर्वे कर रहा था, उसमें करीबन 80% लोगों ने कहा है कि सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए, कठोर कोई कानून बनाना चाहिए। आप क्या मानते हैं इसको लेकर? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो झूठ फैला रहा है, जो बगैर सर पैर के खबरें फैला रहा है, जिसके वजह से समाज में विद्वेष, समाज में नफरत, देश हित को नुकसान, देश की सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है, तो उस पर तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन ये तय कौन करेगा? सवाल ये है। अगर सरकार तय करने लग गई तो सरकार के ऊपर सेंसरशिप का आरोप लग जाएगा। हाँ, ये दिक्कत है ना। क्योंकि आपने देखा आपातकाल के दौरान 75 से 77 के बीच में जो है यही कि भाई सरकार तय करती थी कि कौन सा समाचार जाना चाहिए, कौन सा नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए तो मैं तो इवन सरकार फैक्ट चेक भी करें, इसके भी मैं पक्षधर हूं। हाँ, उसमें भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हाँ, मैं चाहता हूं कि स्वतंत्र हो ये। लेकिन स्वतंत्रता में तो लोग मिसयूज कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं, स्वतंत्र इस तरह से हो कि एक जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जैसे जापान में जो है वहाँ मतलब वॉलेंट्री है। बनाने के लिए तो हमारे देश में बना, तो हमारे यहाँ भी हम या तो प्रेस काउंसिल जैसे संस्थाओं को, उसको दंतहीन बाघ कहते हैं, हाँ, उसको दान प्रदान करें, हाँ, कुछ दान दें, है ना, और समाज के जो सम्मानजनक व्यक्तित्व हैं उनको उसमें बिठाएं। लेकिन इतना बड़ा स्केल हो गया है ना रोशन जी कि लाखों खबर रोज आपके सामने से अलग अलग मीडिया से निकलते हैं। कौन मॉनिटर करेगा और कौन तय करेगा? देखो, छपने से पहले तो आप रोक नहीं सकते। हाँ, छपने के बाद फिर छोड़ता, छपने के बाद आप कहते हैं कि अरे ये तो अभी तो कुछ देखिए, कुछ तो हैंडल्स आजकल कर रहे हैं, जैसे विश्वास न्यूज़ जैसे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन अब ऑल्ट न्यूज़ भी आया था, लेकिन आरोप फिर लगा कि भाई वो लोग भी सेलेक्टिव हैं। सेलेक्टिव वो अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, सब अपने भाई, मतलब अगर आप सरकार के खिलाफ आपका एजेंडा है तो जो आप वही फेक न्यूज़ आप ढूंढेंगे जहाँ सरकार को कटघरे में खड़ा करना है या विपक्ष को कटघरे में करना है, या जहाँ हिंदू मुस्लिम होना है। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि हमें एक ऐसा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो
राजनीति और विचारधारा से ऊपर उठकर जो फेक न्यूज़ है उसको, क्योंकि सरकार ने अगर अपने, तो सरकार की विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेगा, क्योंकि सरकार पर ये लगाएगा कि भाई ये तो अंकुश लगा रहे हैं, ये तय कर रहे हैं कि कौन सा खबर जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अन्यथा अगर अंकुश नहीं लगा तो ये जो स्वतंत्रता की को स्वच्छंदता, जो स्वतंत्रता के आड़ में स्वच्छंदता हो रही है, वो ठीक है, ये तो समाज को बांट के रखेगा, समरसता को खराब करेगा, देश की एकता अखंडता के लिए जो है बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, इसमें एक और सवाल है कि जैसे जो संस्थागत, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया या आज तक है, इनकी जो वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट में जो भी खबर आती है वो कम से कम पुख्ता होती है, इनके पास जो लोग होते हैं, सोर्स होते हैं, उनको क्रॉस चेक करने की सुविधा है। लेकिन जो निजी ब्लॉग हैं, जो इंडिविजुअल जो लोग अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, उनको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा एक दायरा हो गया है। अगर हम जो है हॉस्टिंगर की रिपोर्ट देख लें तो 600 मिलियन वेबसाइट ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहे हैं, और वो सब इंडिविजुअल चल रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। तो जो ट्रैफिक को खींचने के लिए सेंसेशन फैलाना, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि उनके पास वो क्षमता नहीं है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, हाँ, आपके पास ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए कितने लोग हैं, आपके पास शोध करने के लिए कितने लोग हैं? मुट्ठी भर ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जिनके पास ये सारी व्यवस्थाएं हैं। उनको छोड़ा जाए तो आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुसंख्यक तो खुद अपने आप वन मैन शो होता है, कैमरा लगा दिया और जो मन में आया बोल दिया। तो इससे जो है बहुत नुकसान पहुंच रहा है, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन ये समाज, और ये सिर्फ राजनीतिक और वैचारिक पक्ष नहीं है। ये हमने कोरोना के दौरान देखा कि ये इवन जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई लोगों ने ये फैलाया कि जो कोरोना है, ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन लेने से 1 साल के अंदर कोई मर जाएगा। हाँ। किसी ने फैलाया कि उसको लेने से नपुंसक हो जाएंगे, है ना। इस इस तरह तरह के के बहुत सारे अभी भी चल रहे हैं, इस तरह के नैरेटिव्स कुछ चल रहे हैं कि भाई ये जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो वो सब जो है कोरोना के उस वैक्सीनेशन की वजह से हो रहे हैं, इस तरह, जबकि पुख्ता कुछ भी आज तक कुछ भी नहीं है। हाँ, जब तक वो जो साइंटिफिक रिसर्च ना जाए, हाँ, तब तक तो इसलिए शोध का तो आपके अंदर क्षमता है नहीं, टीम रखने की काबिलियत आपके अंदर नहीं है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप जो है इधर उधर से लेकर आप इन चीज़ों को चला रहे हैं। और अब टेक्नोलॉजी इस तरीके से आ गई कि पहले हम कहते थे सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन अब जो है जो दिखता है उस पर भी भरोसा नहीं होता। आपने डीप फेक्स आ गए हैं, हाँ, deep fakes है ना। किसकी अब आपने रश्मिका मंडना से लेकर आपने प्रधानमंत्री के गरबा नृत्य से लेकर पिछले चुनाव में नहीं आ गए, अभी तो उसके आगे एडवांस आ गए। प्रधानमंत्री देश के गृह मंत्री का भाषण को आपने तोड़ मरोड़ के डीप फेक के माध्यम से प्रस्तुत किया। इंडोनेशिया जैसे मुल्कों में और भारत में भी मैं देख रहा हूँ, राष्ट्रपति और हमारे यहाँ वित्त मंत्री को इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे कि वो कुछ स्कीम बेच रहे हैं, है ना। और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसे तो होना चाहिए। तो अब हम दूसरे पक्ष में आते हैं, जो आपका सबसे प्रिय है कि आप जब मीडिया गुरु बने, यानी जब एजुकेशन में आगे शिक्षक बने, तो आपने जैसे बताया कि आप IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के DG बने। वो यात्रा कैसे रही? क्योंकि एक शिक्षक के तौर पर और फिर एक शिक्षा संस्थान चलाना, ये दोनों अनुभव कैसा रहा? चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि मैं मीडिया से गया हुआ था तो मैं समझता था कि आज के तारीख में किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं मिसाल के तौर पर 2-3 बातें आपको, उदाहरण, छोटे छोटे उदाहरण। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने बहुत काम किया। अमरावती में, जम्मू में ज़मीन लिया, जम्मू में परिसर का जो है हमने फाउंडेशन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से डलवाया। हमने फास्ट ट्रैक किया, केरल का जो है कोर्ट का मसला था उसको निपटा दिया। लेकिन हमने 2-3 जो काम किए, एक हमें लगा कि ये डिप्लोमा के चलते सिर्फ पत्रकार ही आप बन सकते हैं। अगर कल को हमारा पत्रकारिता का व्यक्ति अगर एकेडमिया में जाना चाहता है, आप देखेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में आज भी कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहां आज भी हिंदी या अंग्रेजी
भाषा विभाग के अंतर्गत पत्रकारिता पढ़ाई जाती डिपार्टमेंट है, आता है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो पत्रकारिता के टीचर्स कहाँ से तैयार होंगे? हम्म, तो आपको एक प्रतिष्ठित संस्था चाहिए जो उनको भी तैयार करे। तो इस उद्देश्य से मैंने कहा कि इसको मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। हम्म, तो लेटर ऑफ इंटेंट आपको याद होगा हाँ, कि मुझे मेरे ही याद कार्यकाल में मिल गया, विश्वविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब आईआईएमसी को मिला। IMC को मिला था। दूसरा, आईआईएमसी आप विश्वास कर सकते हैं कि 2016 की बात कर रहा हूँ, हम्म, हमारे पास एक भी सोशल मीडिया हैंडल नहीं था, एक भी। हम्म, मैंने पूछा कि जो काम 15 मिनट में हो सकते थे उसको 15 साल क्यों लगे? कैसे लग गया? तो उन्होंने कहा था कि वो सरकारी परमिशन वो ही है। और मुझे अभी भी याद है, मैंने कहा दिया आप तैयार करिए। मैं 2 दिन बाद जो है तत्कालीन राज्य मंत्री सूचना प्रसारण के राज्यवर्धन राठौर, मैंने उनको बुलाया और उनके कर कमलों से कराया ताकि लोगों के मन में ये चला जाए कि भाई सरकार ने किया है। सरकार की अनुमति से ही हो गई है। हम सब कुछ सिखाते थे, लेकिन 2016 तक भी हमारे पास जो है न्यू मीडिया का कोई विभाग नहीं था। तो हमने न्यू मीडिया विभाग शुरू किया। हमें ये समझ में आ गया, क्योंकि हम मीडिया में रहे हैं, कि भारत के पत्रकारिता का भविष्य भाषाई पत्रकारिता है, अंग्रेजी पत्रकारिता नहीं। इसलिए हमने अपने कार्यकाल में अमरावती से मराठी, केरल से मलयालम पत्रकारिता हमने शुरू की। यहाँ सर्टिफिकेट प्रोग्राम था उर्दू, उसको हमने पीजी डिप्लोमा कर दिया। संस्कृत में पत्रकारिता, क्योंकि मेरे ही कार्यकाल में दूरदर्शन में वार्तावली शुरू हुई थी। और वार्तावली में हमने साक्षात्कार के दौरान पाया कि संस्कृत जानने वाले लोग थे, लेकिन संस्कृत में पत्रकारिता जानने वाले लोग नहीं थे। तो हमने जो है संस्कृत में पत्रकारिता का भी शुरू कर दिया था। और हमने कम्युनिटी रेडियो एम्पावरमेंट एंड रिसोर्स सेंटर बनाया। और देखिए आज क्या हो रहा है, उसी सेंटर के माध्यम से आज आईआईएमसी पूरे देश में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर रहा है। वेव्स में भी जो है 3 दिन का कार्यक्रम आईआईएमसी के कम्युनिटी रेडियो एम्पावरमेंट एंड रिसोर्स सेंटर का, जो उस वक्त मैंने स्थापित किया था। नेशनल मीडिया टीचर्स जो है ट्रेनिंग सेंटर मैंने वहाँ स्थापित किया। तो बहुत काम हुआ, मतलब और मुझे खुशी है कि जो है आईआईएमसी आज यूनिवर्सिटी बन गई है और कई विषयों पर आज जो है पीजी प्रोग्राम चला रही है। और कुछ ही वर्षों के अंदर पीएचडी भी शुरू हो जाएगा। एक न्यूनतम इतने वर्ष जब आप पीजी प्रोग्राम चलाएंगे तभी आप पीएचडी शुरू कर सकते हैं। वो शायद वो प्रोसेस में तो 2 साल के अंदर जो है 2-3 साल में पीएचडी भी वहाँ शुरू हो जाएगा। तो ये सब कुछ मैं कहूँगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पत्रकारिता का क्योंकि अनुभव था, वहाँ चीज़ों को हम देखते थे कि किस तरह के विद्यार्थी, किस तरह के हमको जो है हमने पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, यूनिसेफ के साथ मिलकर हमने पाठ्यक्रम में शामिल किया क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स प्रोग्राम इन पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन, आपको याद होगा। और जरा सोचिए 2016 की बात है, ये 2016-17 की बात है। 2020 में जो है कोरोना आ जाता है और कोरोना के बाद सब लोग पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। बिल्कुल हमने तब देखा उसके बाद हमने, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड यूनेस्को का हेरिटेज स्टेटस, हेरिटेज मतलब वो जो लिटरेचर का, स्क्रिप्चर का, वो हमको मिला है नाट्यशास्त्र को और भगवद गीता को। मैंने 2017 में नाट्यशास्त्र को जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया। तब कुछ लोगों ने कहा कि ये भगवाग्रहण कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ने की बात की और हमने 2017 में जो है उसको शामिल कर दिया था। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को बढ़ाने की बात करते हैं। हमने 2017-18 में हमने मराठी, मलयालम, संस्कृत सब शुरू कर दिया था। यानी कि एनईपी के आने से पहले ही जो है हमने एनई के प्रावधान जो है हमने लागू कर लिया था। तो ये बड़ा यादगार यात्रा रही है उसमें। हाँ, और फिर उसके बाद आप तुरंत मखनलाल यूनिवर्सिटी में आप वही छात्र रहे और मुझे लगता है कि वो जो आपका कार्यकाल रहा इन 4 सालों का, वहाँ भी आपने काफ़ी विस्तार किया। जी देखिए, वहाँ भी 2-3 बड़े काम हुए। अगर फंडामेंटल काम की बात करें, एक तो हम एक पुराने परिसर से चला रहे थे जिससे लगता ही नहीं था कि ये कोई बड़ा विश्वविद्यालय है। शहर के बीच में एक बहुमंजिला मकान से हम लोग चला रहे थे।
तो मैं पहले गया तो मुझे बड़ा संकोच हुआ, तब मुझे पता चला कि कुछ काम चल रहा है कुछ सालों से, लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है। एक परिसर मिला हुआ है शहर के थोड़े बाहर। तो मेरा पहला प्रायोरिटी कोविड के दौरान मैं वहीं रहा और वहाँ रहकर मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया और परिसर को शिफ्ट किया। भारत के उपराष्ट्रपति के कर कमलों से उसका उद्घाटन कराया। तो एक परिसर हमने भोपाल में, एक परिसर रीवा में संपन्न किया, तीसरा जो है एक सरकारी केंद्रीय विद्यालय को हमने परिवर्तित करके दतिया में हमने परिसर शुरू किया। ऐसे 3 नए परिसर हमारे कार्यकाल में हुए। दूसरा, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी जब मैं वहाँ मतलब जब मुझे वहाँ जो है दायित्व दिया गया, हमने सबसे पहले विश्वविद्यालयों में हैं जिन्होंने जो है उसको लागू किया और इस वर्ष 4थे वर्ष के बच्चे निकल रहे हैं, मतलब अपना पूरा 4 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट करके। देश, एशिया का पहला और देश के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन के सभी विधाओं को सिखाया जाता था। विज्ञापन, जनसंपर्क, टेलीविज़न का अलग डिपार्टमेंट, प्रिंट का अलग डिपार्टमेंट। लेकिन सोचिए, सबसे सशक्त माध्यम जो मीडिया का मास कम्युनिकेशन का है, सिनेमा, वो नहीं पढ़ाया जा रहा। तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ सिनेमा स्टडीज शुरू किया माखनलाल में। तो हमने कहा कि सिनेमा स्टडीज़ भी होना चाहिए और सिनेमा स्टडीज शुरू हुआ। भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए हमने भरत मुनि उसका हमने तैयार किया, पीठ को हमने स्थापित किया और बहुत काम हुआ। कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की, रेडियो क्रमवीर के नाम से कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की। तो मैं समझता हूँ कि बड़े मूलभूत काम हुए। हालांकि 1.5 साल तो मेरा कोरोना में ही निकल गया उस वक्त। और लेकिन उस कोरोना के दौरान भी काम करने की वजह से परिसर सारे कंप्लीट हो गए। पेंडिंग लंबित मामले थे, कॉन्वोकेशन 6 वर्ष से हुआ नहीं था, महापरिषद की बैठक 6 वर्ष से हुआ नहीं था, फिनांस कमेटी की बैठक नहीं हुई थी, वो सब स्ट्रीमलाइन कर दिया। 36 पीएचडी निकाले, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर दिया, तो अब सिर्फ उसको आगे बढ़ाना है। नैक के साइकिल में भी लेके आया, पहली बार विश्वविद्यालय नैक में गया। हाँ, नहीं तो उसको नैक में कभी नहीं, नैक में हम कभी नहीं गए। रैंकिंग में हम पहली बार आने लग गए। पहली बार इंडिया टुडे ने टॉप 10 में दिया, द वीक ने टॉप 10 में दिया। तो विश्वविद्यालय को लेकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन। पर अभी जो सुनने में आया, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई, आप भी शायद उतने टच में नहीं होंगे, कि फिर थोड़ा सा वो शिथिलता आई है, ऐसे लोग। अब देखिए, थोड़ा समय तो अब नए कुलपति आए हैं, 6 महीने लग गए नए कुलपति को नियुक्त करने में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय, मतलब लगता ही है, बीच में गैप जब आ जाता है तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो एक सवाल आपसे मेरी ये है कि मुझे याद है कि जब IIM से बच्चे निकलते थे, यहाँ तक कि माखनलाल से भी, तो वहाँ से अगर आपने डिग्री डिप्लोमा ले लिया तो आपकी नौकरी पक्की हो जाती थी। जितने मीडिया संस्थान थे वो इंतजार करते थे कि यहाँ से डिप्लोमा बच्चे निकले तो हम उनको ले लेते हैं। लेकिन अभी मैं देखा हूँ, पिछले अगर हम 2-4 सालों की बात करें, तो जो मीडिया संस्थानों से बच्चे निकले हुए हैं वो बेचारे नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। इसका मुझे लगता है उसके कारण 2-3 संस्कार नहीं है। 2-3 कारण हैं रोशन जी। एक तो है कि इतने मीडिया संस्थाएं, निजी विश्वविद्यालय, निजी संस्थान इतने खुल गए हैं कि मीडिया का जितना इंटेक है उसका 10 गुना तो हम बच्चे भेज रहे हैं। मतलब हर निजी विश्वविद्यालय में विभाग शुरू कर दिया है, हर सरकारी विश्वविद्यालय ने शुरू कर दिया है ना, हर कॉलेज में अब शुरू हो रहे हैं लगभग। तो इतने विश्वविद्यालय से बच्चे निकलेंगे, इनको तो कैपेसिटी तो है नहीं इंडस्ट्री के पास, इतनी बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है अब हमारा। दूसरा, मीडिया घराने, और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मीडिया घरानों ने अपने अपने भी संस्थाएं शुरू कर दी। पर मुझे ऐसा व्यक्तिगत लगता है हाँ, कि वो शोषण का केंद्र और बना दिया। हाँ, तो ये जो खुल गया है अब, इसके वजह से जिनको उस मीडिया में काम करना है ये वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं। हाँ। तो उससे क्या हुआ कि जो जनरल जो टेक होता था कभी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से आके बच्चों को लेना है, अब ये लोग अपने ही बच्चों को अब्सॉर्ब करते हैं अपने यहाँ। हाँ, और वो भी कम से कम इन-हाउस हो गया है, इंटर्नशिप के बहाने एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ, है ना। तो ये हो गया है, तो ये दूसरी बड़ी चुनौती है। तीसरा, एक इंडस्ट्री और अकादमिया के बीच में एक डिस्कनेक्ट है, जिसके चलते हम आज भी उसी पुराने जो है ढर्रे में हम विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन आया है उसके अनुसार हम विद्यार्थियों को तैयार नहीं कर रहे हैं। आज भी प्रिंट की भी कोर्सेस चल रही है। अब प्रिंट का कोर्स लेके बच्चा आएगा, उसको
कौन लेगा ये बताइए? हाँ अभी तो या सिर्फ शुद्ध रूप से इलेक्ट्रॉनिक को लेकर आएगा, उसको कौन करेगा? और अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कई कॉलेजों में देश भर में जाता हूँ, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नाम लेना उचित नहीं होगा, मैं कोई जो छोटी सी टीचिंग शॉप दुकान की बात नहीं कर रहा, मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देखा है कि कैमरा नहीं है, स्टूडियो नहीं है, लेकिन मीडिया का पाठ्यक्रम चल रहा है, विभाग भी। इसलिए बच्चे जब वहां से निकलते हैं तो बड़े तो निराश आप होकर निकलते हैं। नहीं तो वो बेरोजगारी रहेंगे ना वो बच्चे। हाँ। आप उनसे क्या उम्मीद करते उनको हैं इस जब पे आपने नहीं उनको सुविधा ही नहीं दी? लेकिन अब नया कुछ प्रावधान, जैसे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, हाँ। एडजंक्ट प्रोफेसर, इस लेकिन तरह आप के देख रहे हो कि ये सरकार ने अनाउंस तो कर दिया, यानी यूजीसी ने, पर यूनिवर्सिटी में भर्ती कुछ कुछ जगह इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उसको थोड़ा हमको, लेकिन देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि कोई एक, जैसे आपका एनबीए का एक्रेडिटेशन होता है, मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए होता है ना, या एआईसीटी का होता है कंप्यूटर कोर्सेज के लिए वगैरह। तो मैं समझता हूँ मीडिया कोर्स का भी कोई एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी कि चाहे सरकारी हो या निजी हो, अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो उनको संचालन, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तभी ये जो भीड़ हो गई है, वरना क्या होगा कि ये बच्चों के साथ अन्याय है, हाँ, उनके साथ, मीडिया के विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि उनको फिर जब उनको काम नहीं मिलता तो फिर वो निराश होते हैं। हाँ। उनको लगता है कि हमारा करियर भी गया, बिल्कुल, हमारी उम्र भी गई और हमारे पैसा भी गया। और हमको फिर स्टार्टअप, मीडिया स्टार्टअप्स को भी सरकार की तरफ से भी और बाकी इंडस्ट्री की तरफ से भी इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। आज बच्चे अपना चैनल चला सकते हैं, अपना ब्लॉग्स, अपना बहुत सारे बच्चे बिल्कुल, हाँ, और जिसको अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो बन गए हैं। मैंने भी 2-3 कोर्स वहाँ शुरू किया था माखनलाल में, जैसे मोजो, यानी कि बच्चे, ताकि क्योंकि अब हमें सिर्फ नौकरी पर निर्भर होने से काम नहीं चलेगा, अब उनको आत्मनिर्भर भी बनाना होगा, तो उस दृष्टि से भी। तो आप ये बताइए कि अभी आर्टिफिशियल युग का ज़माना आ गया और एआई ने जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया वो क्रिएटिव इंडस्ट्री को किया है। चैट जीपीटी आ गया, डीप सीक आ गया और न जाने कितने सारे ऐप आ गए जो आपको 1 मिनट में कंटेंट लिख कर दे रहे हैं, फोटो बना कर दे रहे हैं, यहाँ की एडिट करके भी आपको दे रहे हैं। तो ऐसे में जो अभी मीडिया घरानों से जो बच्चे आ रहे हैं या जो हमारी पीढ़ी आ रही है, क्या उसके लिए काम बचा है? अब तो एक ही, अभी ये कह रहे हैं कि एजीआई आ जाएगा, तो एक कमांड आपको देना है और आपको जो खबर चाहिए पूरा अखबार निकाल के आपको दे देगा। देखिए, मेरा तो थोड़ा असहमति है। मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी तो आते जाते रहेगी, लेकिन पत्रकारिता के मूल सिद्धांत जो है वो जीवित रहेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि एआई ग्राउंड रिपोर्टिंग कर पाएगा। उसको कमांड देना पड़ेगा, उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। वो तो दुनिया भर में जो ऑनलाइन है उसी को ही तो वो दिखाएगा। हाँ। जो जमीन पर जाकर तो वो इंक्वायरी करेगा नहीं। तो अगर आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग चाहिए तो पत्रकारिता को भी चाहिए कि वो पुनः अपने सिद्धांतों पर लौटे। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, बैक टू स्कूल। हाँ। तो हमको बैक टू ग्राउंड, बैक टू विलेजेस, बैक टू उसमें हमको जाना पड़ेगा। हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी होगी। बैक टू ग्राउंड रिपोर्टिंग हमको जाना पड़ेगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर करेंगे तो वहाँ एआई फेल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो पत्रकारिता का सिद्धांत है ना, कि हमको जमीनी स्तर पर करना है। दूसरा, जो मानवीय अनुभूतियाँ हैं, मानवीय संवेदनाएं, वो एआई नहीं तैयार कर सकती। जब मैं एम्स या सफदरजंग के सामने से जाऊंगा तो मैं देखूंगा रात को जो है लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं, देश भर से जो मरीज इलाज के लिए आते हैं। तो तब जाके ना मेरे अंदर वो पैदा होगा कि मुझे एक स्टोरी लिखना चाहिए ताकि इनकी बदहाली ठीक हो। ये स्टोरी एआई नहीं लिख पाएगा, जो मानवीय संवेदनाएं हैं, है ना। तो मुझे, जब मैं स्टोरी लिखूंगा तो उसके लिए क्या करना है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना है, मुझे उतरना पड़ेगा, रिपोर्टर की भर्ती करनी पड़ेगी, है ना। आज क्या हो रहा है, आज एंकर ड्रिवन हो गया। हाँ, ये मुश्किल। आज रिपोर्टर ड्रिवन नहीं है। हाँ। पहले मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिपोर्टर होते थे, स्टार। हाँ। हम सब जब मीडिया में होते थे तो रिपोर्टर स्टार, मुझे हर महीने अवार्ड मिलता था। हाँ। और अभी बेस्ट रिपोर्ट का अवार्ड, अभी एंकर हो। आज एंकर, क्योंकि वो कितना चिल्लाता है, वो कितना पक्ष को जोरों से रखता है, वो कितना पैनलिस्ट को धमकाता है
है ये उसका परफॉर्मेंस असेसमेंट इस आधार इस पर आधार पे। है ना। बिल्कुल। पहले होता था कि भाई इसकी रिपोर्ट कैसी है, हाँ कि उसकी खबर उसकी खबर में कितना वजन है, उस खबर में लोकप्रियता कितनी हाँ, हुई, उसका इम्पैक्ट कितना डाला। उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होता था। अब इम्पैक्ट असेसमेंट अभी नहीं तो शोर है, शराबा अब परफॉर्मेंस असेसमेंट Performance है। है। आप एक आर्टिस्ट है, हाँ कि हल्ला मचाइए। आप हल्ला मचाइए, आपके आर्टिस्ट्री को हम देखते हैं कि आप कितना चिल्ला पाते हैं, आप कितना तो पहले रोना मुझे आज भी याद है। श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद साधना श्रीवास्तव जी बहुत ही लोकप्रिय एंकर होती हाँ थी, उस वक्त वो दूरदर्शन में। थोड़े से भावुक हो गए। हम्म, तो उनको मतलब दूरदर्शन में समझाया गया उनको बताओ कि आपको भावुक नहीं होना है जब आप समाचार हाँ, ये पढ़ते आपका हैं। काम नहीं है। ये आपका काम नहीं है, आपको समाचार पढ़ना है। लेकिन आज आपको भावुक होना है, उत्तेजित होना है, आक्रामक होना है, नाटक करना है, पूरा रोना धोना, तब जाकर ही जो है उसको मतलब पत्रकारिता माना जाता है ना। तो ये जो बाजार हावी हो गया। हमको वापस नहीं, बाजार हावी होने का मतलब खर्चा नहीं करना चाहते हैं। हाँ, खर्चा नहीं मतलब अब मीडिया हाउस तभी आपका खर्चा नहीं करना चाहते TRP हैं, बढ़ेगी। वो चाहते हैं कि टीआरपी बढ़े और साथ में ग्राउंड रिपोर्टिंग। मुझे कई पत्रकार मिलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने अच्छे प्रोग्राम नहीं किया, पब्लिक का भी तो टेस्ट भी तो है ना। ये अल्टीमेटली घूम फिर के वही बात आ जाती है जो मैंने अखबारों के बारे में कहा कि आप पॉपकॉर्न खरीद सकते हैं लेकिन अखबार के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं है ना। तब वो 1 रुपए वाली लड़ाई होती है हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया हाँ, के एक बीच रुपए में, की लड़ाई। है ना। वो इसलिए क्योंकि हम पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। और हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अच्छे प्रोग्राम भी बनाती है, हम्म, हम उसे देखते नहीं है। हमको चाहिए ये झगड़ा, ये फसाद, ये देखेंगे तो हमको भी मजा आता है। बिल्कुल। अच्छा प्रोग्राम दिखाओ, ग्रामीण स्तर पर जाके देखिए, ग्रामीण स्तर पर जाके गाड़ी भेजना, होटलों में रिपोर्टर को रुकवाना, वहाँ प्रोग्राम प्रोड्यूस करना खर्चीला है। खर्चा है। जो खर्चा करती है तो वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई उसका विज्ञापन भी मिले उनको, लोग उसको देखें। लोग नहीं देखते हैं। नहीं, मुझे याद है कि जब ये एनडीटीवी बहुत पैसा खर्च करता था हाँ, ये खबर पर। हाँ, जब वो मुंबई में बाढ़ आई थी हाँ, तो हेलीकॉप्टर बुक करा के उन्होंने हेलीकॉप्टर में बिल्कुल सीन लिए थे। हाँ, आज के डेट में नहीं है ना, क्योंकि ये लोग वो खर्चा नहीं करना हाँ, चाहते। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है, अब रिपोर्टर ड्रिवन की जगह एंकर ड्रिवन सारा स्टूडियो से जितना होता हो, अब तो यहाँ तक हो गया है। देखिए कि मैं भी कई पैनल में बैठता हूँ कि अब तो आप गाड़ी भेजते नहीं है एक्सपर्ट्स को स्टूडियो लाने का। हाँ, अब तो आप जूम लिंक भेज देते हैं, आप कहते हैं अपने घर से जुड़िए या अपने फोन से जुड़िए, आप जहाँ भी हो, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो खर्चा तो बिल्कुल ही, अब एक रूम में बैठ के डिस्कस करना, हाँ, और फिर आप कहेंगे कि क्वालिटी उसमें और ऑनलाइन में जमीन आसमान का फर्क है सर। फिर तो इसमें जो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज हो। बिल्कुल। तो आप हमारे पाठकों को कोई अगर संदेश देना चाहते हैं, खासकर उन बच्चों को जो मीडिया में आना चाहते हैं। मैं तो देखिए एक ही बात लगातार कहता हूँ, एक सिर्फ एंकर बनने का सपना लेकर मत आइए, फिर आप मायूस हो जाएंगे। देखिए इस देश में 300-400 न्यूज़ चैनल्स हैं, उनमें अगर मैंने एवरेज मान लिया जबकि है नहीं हकीकत, 10-10 भी है, तो आपके कितने हुए? 3000, 4000, 5000। उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट भरे, आप कहाँ टिकते हैं? तो एंकर बनने के लिए एंकर से आकर्षित होके लाखों बच्चे जुड़ जाए नहीं। मीडिया में बहुत सारे जॉब प्रोफाइल है, तो मीडिया में आप रिसर्च का भी काम है, मीडिया में डेस्क का भी काम है, मीडिया में ग्राफिक्स का भी काम है। तो आपको हर काम के लिए आपको मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरा, भाषा में बहुत क्षरण हो रहा है। मुझे हर जगह यही शिकायत मिलती है कि बच्चों का व्याकरण, वर्तनी, उच्चारण सब में गड़बड़ी है। अब चाहिए उनको कि वो उस पर फोकस करें। साहित्य से नाता पूरी तरह टूट गया है। साहित्य पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने की आदत ही नहीं है, आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, तो आपको वो पढ़ना है। अखबार नहीं पढ़ते मीडिया के बच्चे, अखबार नहीं पढ़ते, उनसे कुछ पूछिए, संविधान के बारे में पूछिए, उनको नहीं पता। अखबार में आज क्या खबर छपी है इसके बारे में नहीं पता। आप उनके बारे में पूछिए, उनके पास जवाब नहीं, क्योंकि अखबार पढ़ने की तो अब मैंने तो अपने यहाँ तो नियम बना दिया था कि पहला क्लास जो है सिर्फ अखबार का, क्योंकि मेरे प्लेसमेंट के बाद मेरे पास लोग आते थे जो प्लेसमेंट वाले, उनसे मैं पूछता था कि क्या हुआ, तो कहते कि सर आपके बच्चे वैसे तो होनहार है लेकिन अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो अखबार पढ़ना चाहिए। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो आपको अखबार तो पढ़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, भाषा का मैंने कहा। तीसरा, मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे कि भाई हम सिर्फ लिखेंगे, लिखना,
बोलना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, इन सब में जो है आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। एक विषय का विषय विशेषज्ञता। हम लोगों ने जब पत्रकारिता की तो हमें बताया जाता था यू हैव टू बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। अब आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन, एक विषय पर आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए। लोग कहें कि यार इस विषय पर इनसे लेख लिखो, हाँ, तब जाके आपके बाजार में डिमांड बढ़ेगी। तो अगर आप अनुशासित होना है और जीवन में ये सोचना है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी के उतने या मैनेजमेंट के उतना पैसा हम कमाएंगे, तो फिर मीडिया गलत पेशा है। यहाँ मतलब मैं मानता हूँ आज भी पहले के तुलना में काफ़ी सुधार आया है। आप एक कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सकते हैं, लेकिन लग्जूरियस लाइफ नहीं लीड कर सकते। लग्जूरियस लाइफ लीड करना है तो पत्रकारिता में मत आइए, फिर आप वकील बनिए, दूसरे काम करिए, कुछ भी करिए। तो सुरेश जी आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है आज का ये जो पॉडकास्ट है ये हमारे दर्शकों के लिए और हमारे खासकर जो मीडिया इंडस्ट्री में लोग हैं और आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा और बहुत ज्ञान आपको इससे मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।